एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम मध्य प्रदेश के वंशों को पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश में हमने एक चंदेल वंश और दूसरा कलचुरी वंश को पढ़ चुके थे। मध्य प्रदेश में हम चंदेल वंश को पढ़ चुके हैं जो कि छतरपुर वाले क्षेत्र में था। वहीं कलचुरी वंश जो कि जबलपुर अर्थात वर्तमान में जबलपुर अर्थात त्रिपुरी वाले क्षेत्र पे कलचुरी वंश का कार्य था। उसके बाद बात करते हैं कि दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत के सभी वंशों को हम खत्म कर चुके हैं। देखिए, गुजरात में 2 वंश पढ़े थे, एक था गुर्जर प्रतिहार वंश यहाँ पर, और दूसरा जो वंश था वो है मैत्रक वंश। मैत्रक वंश की बात करते हैं तो मैत्रक वंश के बारे में सिर्फ आपको संस्थापक याद रखना और इसकी राजधानी क्या थी, बस इतना। यहाँ पे बात करते हैं बंगाल की तरफ में, तो बंगाल की तरफ में 2 वंशों के बारे में महत्वपूर्ण तौर से याद रखना है। एक हो जाता है हमारा शशांक वाला गोंड वंश, मतलब बंगाल का गोंड वंश जिसके शासक शशांक रहे हैं। शशांक जिसने हर्षवर्धन ने जिसको हराया था, शशांक जिसने राज्यवर्धन की हत्या की थी, वो शशांक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक और वंश रहा है जो है गंग वंश। इसे ही बंगाल का या पूर्वी गंग वंश भी कहा जाता है। गंग वंश की बात करें तो इनके द्वारा ही कोणार्क का सूर्य मंदिर, साथ ही साथ में जगन्नाथपुरी जो कि पुरी में स्थित है वो वाला मंदिर, और भुवनेश्वर का रथ मंदिर बनवाया गया था। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 3 वंशों के बारे में पता चलता है। बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं रहा है इनका, छोटे छोटे 3 वंश रहे हैं। यहाँ पर देखिए, संपूर्ण भारत में हर्षवर्धन के बाद कोई इतना महान शासक नहीं हुआ जिसने संपूर्ण भारत को बांध के रखा हो। इसी के समय में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, मतलब 7वीं शताब्दी के आसपास में अरब साइड से मुस्लिम आक्रमण भी भारत में प्रारंभ हो गए थे। तो भारत में इसके बाद मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वैसे भी यहाँ पर कोई बड़ा और महान शासक टिक नहीं पाता है। सारे के सारे वंश छोटे छोटे वंशों में विभक्त हो जाते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे शासक बहुत सारे भारत के संपूर्ण क्षेत्र में बन जाते हैं। जो बचे कुछ वंश है, जैसे कि मैत्रक वंश। मैत्रक वंश की बात करें तो इसकी स्थापना महारक के द्वारा की गई थी और इसकी राजधानी वल्लभी थी। मैत्रक वंश की स्थापना महारक नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी और इसकी राजधानी वल्लभी थी। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। गंग वंश की बात करें तो गंग वंश महत्वपूर्ण वंश आ जाता है क्योंकि इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया, साथ ही साथ में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया और भुवनेश्वर के रथ मंदिर या फिर लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया। देखिए, आनंद वर्मन के द्वारा गंग वंश की स्थापना की गई और इन्हें आनंद वर्मन के द्वारा ही पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनवाया गया। इन्हें ही कहीं कहीं अनंत वर्मन भी कहा जाता है, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। इसका मतलब है कि आनंद वर्मन ही अनंत वर्मन है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अनंत वर्मन चोल गंग कौन थे, तो ये आनंद वर्मन ही है जो कि गंग वंश के संस्थापक रहे हैं। बात करते हैं रथ मंदिर की, तो रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह देव के द्वारा कराया गया और कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन के द्वारा कराया गया। आपको इतना याद रखना है, नरसिंह याद रखना है। देखिए, नरसिंह वर्मन जो है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। वहीं नरसिंह देव की जब बात करेंगे तो नरसिंह देव जो है वो लिंगराज मंदिर का निर्माण कराएंगे जो कि भुवनेश्वर पर स्थित है। इसी मंदिर को रथ मंदिर भी कहा जाता है। गोंड वंश की बात करें तो शशांक का गोंड वंश था। ये आपको याद होगा कि जब हम हर्षवर्धन के समय में चलते हैं तो हर्षवर्धन की जो बहन होती है राजश्री, जिनका विवाह होता है और उनकी जो पति की हत्या की जाती है देवगुप्त के द्वारा, तो उसी समय में हमने पढ़ा था शशांक के बारे में जो कि बंगाल का गोंड शासक था। तो शशांक की बात करें तो शशांक ने ही गोंड वंश की स्थापना की बंगाल वाले क्षेत्र पे। ये बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक माना जाता है, जिनके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उस वृक्ष को कटवाने का काम जो है वो शशांक के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ में शशांक की हत्या हर्षवर्धन के द्वारा की गई और उसके बाद हर्षवर्धन ने बंगाल के इस क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो हर्षवर्धन के बाद भारत पे कोई बड़ा शासक नहीं होता। थोड़ा सा छोटा सा हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र बचा हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 3 छोटे छोटे वंशों के बारे में पढ़ना है। एक वंश हो जाएगा उत्पल वंश, दूसरा हो जाएगा लोहार वंश। ठीक, यहाँ पर जो गोंड वंश का शासक है जो कि शशांक के द्वारा गोंड वंश की स्थापना की गई और यही स्थापना हुई और यहीं से ये वंश समाप्त हो गया, क्योंकि शशांक की हत्या जो है हर्षवर्धन के द्वारा कर दी गई थी। जगन्नाथपुरी का ये गंग वंश के बारे में 2 शासक महत्वपूर्ण, एक आनंद वर्मन या जिसे ही अनंत वर्मन कहा जाता है और एक नरसिंह वर्मन और नरसिंह वर्मन प्रथम। मैत्रक वंश के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि महारक के द्वारा स्थापित किया गया, वल्लभी को इसने अपनी राजधानी बनाया इस वंश के द्वारा। अब सीधे आते हैं कश्मीर के इतिहास पर।
बात करते हैं कश्मीर के इतिहास के बारे में। देखिए कश्मीर में हमने पढ़ा कि 3 वंश थे। 3 कौन कौन से वंश थे? तो एक वंश था कारकेट वंश, दूसरा था उत्पल वंश और तीसरा जो था वो था लोहार वंश। लोहार वंश, लोहार वंश, ठीक। कारकेट वंश की बात करें तो कारकेट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन के द्वारा, कारकेट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन के द्वारा की गई और इसी के समय में भारत में हिंगसांग आया था। और आपको पता होगा कि हिंगसांग भारत में, उत्तर भारत में हर्षवर्धन के समय में आया था। मतलब ये दोनों वंश पैरेलल चल रहे थे, समानांतर में चल रहे थे। ऊपर चल रहा होगा ये कारकेट वंश और नीचे चल रहा था हमारा हर्षवर्धन का वर्धन वंश, पुष्यभूति वाला। बात करते हैं कि इसके बाद अगला शासक कौन रहता है। तो दुर्लभ वर्धन के बाद में अगला शासक जो आता है उनका नाम होता है तारापिंड। तारापिंड बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक माना जाता था अपने समय का। इसके बाद अगला शासक आता है ललितादित्य। ललितादित्य की लड़ाई यशोवर्मन के साथ होती है और यशोवर्मन जो है वो मध्य प्रदेश का चंदेल शासक है। मध्य प्रदेश का चंदेल शासक यशोवर्मन, जिसने भगवान विष्णु का प्रतीक चतुर्भुज मंदिर का निर्माण खजुराहो में कराया, उसी के साथ में इसकी लड़ाई होती है यहाँ पर ललितादित्य की। और ललितादित्य बहुत ज्यादा प्रतापी शासक रहता है कारकेट वंश का और यह यशोवर्मन को हरा देता है और ये विजित हो जाता है, जीत जाता है। इस वंश का अंतिम शासक जयपिंड होता है। जयपिंड इस वंश का अंतिम शासक होता है। जयपिंड इस वंश का अंतिम शासक होता है और यहाँ से अगला वंश आता है जिसका नाम है उत्पल वंश। देखिए उत्पल वंश के बारे में सिर्फ 2 चीजें महत्वपूर्ण याद रखनी है कि इस वंश की स्थापना अवंती वर्धन के द्वारा कराई गई। अवंती वर्मन के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई और अवंती वर्मन ने ही यहाँ पर एक नहर बनाई जिसका नाम अवंती नहर रखा इसने। यहाँ पर उत्पल वंश में एक महारानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और प्रभावशाली रही है जिनका नाम था महारानी विद्या। और महारानी विद्या बहुत ज्यादा प्रतापी और प्रभावशाली महारानी रही है उत्पल वंश में। और इनकी मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपना सारा का सारा साम्राज्य समेट कर संग्राम राज्य को दे दिया। संग्राम राज्य को जब ये अपना पूरा का पूरा जो उत्पल वंश का राजपाट रहता है जब ये दे देती है तो संग्राम राज इनसे क्या करता है, इनसे बेवफाई कर देता है, मतलब वफादारी नहीं करता है। ये इनके राज्य को पलटकर अपना एक नया वंश स्थापित करता है जिसका नाम रखता है लोहार वंश। तो लोहार वंश कश्मीर का जो है वो उसकी स्थापना संग्राम राज्य के द्वारा की जाती है जो कि उत्पल वंश के ध्वंसा अवशेष पर अवस्थित हुआ। क्योंकि उत्पल वंश के जो शासक थे, जो महारानी थी महारानी विद्या, उन्होंने इसके ऊपर अंधाविश्वास की और इसने इनका विश्वास तोड़कर नए वंश की स्थापना की जिसका नाम रखा इसने लोहार वंश। और लोहार वंश में एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध शासक हुए जिनका नाम था हर्ष। शासक का नाम था हर्ष। हर्ष के समय में ही कश्मीर में अकाल आया था। पहली बात हर्ष की बात करते हैं जो कि अगला शासक रहा। सामंत राज्य के संग्राम राज्य के बाद हर्ष जो है वह इस वंश का दूसरा शासक रहा। बहुत ही योग्य शासक था, परंतु इसी के समय में जम्मू कश्मीर में अकाल आया था और यह वह शासक था जिसने के राज दरबार में कल्हड़ रहा करते थे, लेकिन कल्हड़ ने अपनी पुस्तक इस समय तक नहीं लिखी थी। अगला शासक आता है जिसका नाम होता है जयसिंह और जयसिंह के समय में कल्हड़ ने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था राजतरंगिणी। जयसिंह के समय में कल्हड़ ने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है राजतरंगिणी। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या क्या हुआ। कश्मीर के इतिहास की बात करते हैं तो इसमें 3 वंश सामने आते हैं। एक हो जाता है कारकेट वंश, दूसरा हो जाता है उत्पल वंश और तीसरा हो जाता है लोहार वंश। कारकेट वंश की स्थापना की बात की जाए तो दुर्लभ वर्धन के द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है। यह वह शासक है जिसके साम्राज्य में हिंगसांग भारत आया था और इसी समय में उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। दूसरे शासक की बात करते हैं। दूसरा शासक बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक था जिसका नाम था तारापिंड। तारापिंड बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक था। तीसरा शासक इस वंश का होता है ललितादित्य और ललितादित्य की लड़ाई चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन के साथ होती है जो कि मध्य प्रदेश में निवास करते थे। और कौन जीतता है तो ललितादित्य जो है वो जीत जाते हैं। अगले शासक की बात करें तो इस वंश का अंतिम शासक होता है जयपिंड जो कि अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर कश्मीर में आ जाता है उत्पल वंश। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन के द्वारा की जाती है और अवंती वर्मन ने अपने नाम से अवंती नहर के नाम से एक नहर बनवाई यहाँ पर। बस इसके साथ साथ में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली महारानी रहती थी जिनका नाम था महारानी विद्या।
और महाननी विद्या इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी, तब तक इनके राज्य को कुछ नहीं हुआ। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य संग्राम राज्य को दिया और संग्राम राज्य ने इनसे गद्दारी कर दी और संग्राम राज्य ने एक नया जो वंश है वो स्थापित किया, जिसका नाम इसने रखा लोहार वंश। और लोहार वंश की स्थापना किसने? संग्राम राज्य ने की। इसके बाद जो अगला शासक आता उसका नाम होता है हर्ष। हर्ष बहुत ही ज्यादा योग्य शासक था, परंतु इसके समय में जम्मू कश्मीर में अकाल आया और अकाल आने के कारण इसका जो योग्यता थी वो प्रभावित हुई। और ये वो शासक था जिसके राज दरबार में कल्हड़ थे, और कल्हड़ जो है इन्होंने ही अपनी पुस्तक राज तरंगिणी लिखी, लेकिन हर्षवर्धन के बेटे जिसका नाम जयसिंह था उसके दरबार में इसने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी लिखी। राज तरंगिणी लिखने के बाद जयसिंह के समय में इसके बाद भारत में तुर्कों का आक्रमण होता है और इस समय में यहाँ पर तुर्क राजा आ जाते हैं और इस वंश का अंत होता है। अर्थात जो अंतिम वंश होता है जम्मू कश्मीर का, जो कि लोहार वंश होता है, और लोहार वंश का अंत जो है वो तुर्कों के आक्रमण के कारण होता है। कश्मीर के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें सिर्फ एक पुस्तक से मिलती है जिसका नाम है राज तरंगिणी, जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। पूछा जाए कल्हड़ किसके दरबार में थे, तो जम्मू कश्मीर के राजा हर्ष और राजा जयसिंह दोनों के दरबार में कल्हड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी को राजा जयसिंह के दरबार में लिखा। यहाँ पर अब हमारा जम्मू कश्मीर का संपूर्ण इतिहास खत्म हो गया। उत्तर भारत का इतिहास खत्म हो गया, दक्षिण भारत का इतिहास खत्म हो गया। इसके बाद हल्का सा हमारा जो है राजपूत वंश बचा हुआ है। मुश्किल से 2 वीडियोस और लगेंगी, उसके बाद हम मध्यकालीन भारत में सीधे मिडिवल हिस्ट्री और भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों को पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।